दो फॉर्मर हेड थे, प्रोफेसर बीबी शर्मा सर, प्रोफेसर ऋतिकांत सर और इंटरनल इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर सुप्रिया कुमारी थी। तीनों लोगों ने, हमको लगता है कम से कम 40-42 पोस्टर थे, जिसमें बेस्ट पोस्टर का अवार्ड उन्होंने बच्चों से बात करके और क्या उन्होंने बनाया है इस बेसिस पे तय किया है। तो इसीलिए वो चूँकि बहुत पेंडिंग तक हम लोग दे नहीं पाए थे, हम लोग सोचे थे कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें दिया जाए, इसलिए वो आज का दिन हम लोगों ने चुना। एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ फ्यूचर एंड हमारे रिसर्च स्कॉलर से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि इस डायरेक्शन में काम करने की कोशिश करें। सर से प्रेरणा लें आज के लेक्चर से कि सोलर एनर्जी क्लीन एनर्जी है और हमारा फ्यूचर वही है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स दे विल एग्जॉस्ट वन डे एंड सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी दे विल कंटिन्यू टू वर्क। आपने केमिस्ट्री चूज किया, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, खुद चूज करना ही, और इस स्कॉलर भी लोग काम करते हैं। इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इसीलिए जापान में, नॉर्थ कोरिया में कैसे वर्क कर पाएगा, क्या हैवी रेनफॉल एरिया जो होता है वहाँ भी ये कैसे वर्क कर पाएगा, क्योंकि सोलर के लिए तो सन का होना अवेलेबल है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिन ही लगता है कि रात हो गया, तो वहाँ पे लोगों के माइंड में ये क्लियर है है कि ये सोलर नाम लूंगी, आप प्लीज आके अपने बेस्ट पोस्टर अवार्ड के सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लीजिए। अश्विनी कुमार, डॉक्टर अश्विनी कुमार। सुनना है रणवीर साहब को, इसलिए इनको सुने। बहुत बहुत धन्यवाद हमको ये मौका देने के लिए। हमको क्षण जो हम फील कर रहे हैं वो हम समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। ये जो हमारा लेक्चर है, एक्चुअली हमारा जो रिसर्च वर्क है उसको हमने बहुत हद तक साइडलाइन कर दिया और लेक्चर इस ढंग से तैयार किया कि मेरी बातें आप सब सुन सके, समझ सके। आमतौर पर जो लेक्चर रिसर्च के लिए होता है वो एक सर्टेन फिक्स्ड और स्पेसिफिक होता है, जिसमें ज्यादातर ऑडियंस सोए रहते हैं या ये सुनते कि जल्दी खत्म हो भागे। तो हमने ये कोशिश किया, हम रिसर्च के बारे में कुछ बताएंगे, लेकिन आखिर में वो बहुत थोड़ा होगा, वो इंटरेस्टिंग होगा। तो जो टॉपिक है हमारा वह सोलर एनर्जी, एनर्जी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, पूरा साइंस 3 तरह के रिसर्च से शुरू हुआ है। दिस इज अल्केमिस्ट क्वेस्ट। The first search is search for elixir of life. Elixir of life means search for longevity, no illness. According to mythology book, elixir of life was abstracted by Devtas from Shir Sagar during an event, Samudra Manthan. Then alchemists perform a lot of work, a lot of research work to prepare elixir of life, but they could not prepare it. This is the process of Samudra Manthan done by Devtas. The second search is search for philosopher's stone. Philosopher's stone means the search for prosperity. What is the meaning of philosopher's stone? Philosopher's stone is a kind of a stone. You touch a piece of iron, the iron will convert into gold. Chemists may not be happy with this, but atoms are not easily convertible. But nowadays, by nuclear spallation reaction, some splitting of heavier nuclei has already been achieved. So alchemists performed a lot of research to discover such material to prepare gold, but they could not achieve. The third one is the search for universal solvent. What is the meaning of universal solvent? Search for something, search for a liquid, search for a solvent which disappear actually in more precise terms.
This was research for universal solvent which can dissolve any living or non-living thing. बहुत सारे सीरियल में आप हातिम ताई का सीरियल देखा होगा, उसमें था कि कोई चीज छिड़कते हैं, आदमी गायब हो जाता है, फिर उसको ले जाए दूसरी जगह को अपीयर हो जाए। और बहुत सारे रिलीजन में जैसे जिन का कंसेप्ट है कि हमने बॉटल भर दिया फिर उसको बाहर निकाल दिया। तो ऐसा रिसर्च बहुत क्या लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह के रिसर्च किए, एक कॉमन मीडिया बनाए जिसमें सारी चीजें डिजॉल्व हो और जब चाहे तो हम इसको रिप्रोड्यूस कर सकें। लेकिन इसको भी नहीं बना पाए। तो alchemists could not achieve their actual goal. Actual goal was three: search for longevity, search for prosperity, and search for the common media. वो नहीं कर पाए, लेकिन उनके इस लॉट ऑफ रिसर्च से बहुत सारे इन्वेंशंस हो गए, बहुत सारे डिस्कवरीज हो गए, और उनमें से एक सबसे जबरदस्त डिस्कवरी है इलेक्ट्रिसिटी। बिना इलेक्ट्रिसिटी हम अपना लाइफ सोच नहीं सकते। आज अभी लाइट चली जाए तो हम ना ये प्रेजेंटेशन दे पाएंगे, ना आप इस कैबिन में बैठ पाएंगे। तो it is being used every endeavor of life. Without electricity, we cannot imagine our life. ये जितने तरह के डिस्कवरीज हुए, या जितने तरह के रिसर्च हुए, या इवन इलेक्ट्रिसिटी जो बनाया गया, इससे हमारी लाइफ बड़ी प्यारी हो गई, बड़ी ब्यूटीफुल हो गई। पूरा वर्ल्ड सुकून से रहने लगा, तरह तरह के आराम हमें मिलने लगे। लेकिन साइंटिस्ट ने एक गलती की। This development causes environmental degradation. Air is polluted, water is polluted, soil is polluted, and nowadays everything is polluted. हर चीज में पॉल्यूशन है, पूरा एनवायरमेंट डिग्रेड हो गया। और इस प्लेनेट पे अगर ये सिचुएशन रहा तो रहना मुश्किल हो जाएगा। तो आज का मेजर प्रॉब्लम क्या है? आज का मेजर प्रॉब्लम दो है। पहला कि हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, हर चीज इलेक्ट्रिसिटी। बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मतलब इसका शॉर्टेज है। दूसरा पॉल्यूशन। दो मेन प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज है। दूसरा पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और आज का जो मॉडर्न केमिस्ट से एक्सपेक्टेशन है कि हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करें और एनवायरमेंट को पॉल्यूशन से बचाएं। दोनों चीजें एक दूसरे से बहुत हद तक कोरिलेटेड है। जैसे कोई थर्मल पावर प्लांट है, आप उसमें ज्यादा कोयला होगी, ज्यादा थर्मल पावर प्लांट डेवलप कर लें तो पॉल्यूशन होता है। तो हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना है, ताकि हम एनवायरमेंट को सेव कर सकें और अपने प्लेनेट को सेव कर सकें। दो तरह के सोर्सेज हैं एनर्जी के। एक को हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं और दूसरे को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का मतलब जैसे फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर एनर्जी। ढेर सारे पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स या बायोमास जलाते हैं एनर्जी क्रिएट करने के लिए। न्यूक्लियर एनर्जी के भी बहुत सारे प्लांट्स। ये सब के सब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आते हैं। और दूसरा है रिन्यूएबल, और दूसरा है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी।
सर IQAC के कोऑर्डिनेटर को हम अपना विभाग पेश करते हैं। सर आप आएंगे सर, आपका स्वागत है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, विंड पावर होते हैं, सोलर एनर्जी होती है और जियोथर्मल एनर्जी, बहुत तरह की एनर्जीज हैं। तो सबके अंदर कुछ फायदे हैं, कुछ कमी है। और ये नॉन रिन्यूएबल क्यों कहा गया कि दरअसल इनका स्टोरेज फिक्स है, एक सर्टेन टाइम के बाद ये एग्जॉस्ट। प्रॉब्लम क्या है इनके साथ कि दे प्रोड्यूस क्लाइमेट चेंज और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत हद तक उत्तरदायी है। जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में जो हमने लिस्ट बताया, उस ये पॉल्यूशन फ्री है और इको फ्रेंडली, ये अबंडेंट है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। जब तक पृथ्वी रहेगी ये मौजूद रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पावर क्राइसिस है उसको हम दूर कर सकते हैं नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। कोई भी एक नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे, तो पावर क्राइसिस दूर होगी और जो पॉल्यूशन है वो कंट्रोल होगा। और उसमें भी सोलर सेल दरअसल हमने जो डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज बताया, जैसे विंड एनर्जी, उसमें विंड मिल्स होते हैं और वो भी पॉल्यूशन फ्री है, लेकिन उससे हैबिटेट प्रॉब्लम क्या है? वहाँ पर जो जानवर होंगे या बर्ड्स होंगे सब गायब हो जाएंगे। आपके जियोथर्मल एनर्जी, जहाँ ओशन वही लगा सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी है, तो न्यूक्लियर एनर्जी में जो स्पेंट न्यूक्लियर रॉड है उसको डिस्पोज करने का कोई तरीका नहीं। तो इतने सारे तरह के एनर्जी के सोर्सेज हैं, लेकिन बेस्ट वन इज द सोलर एनर्जी। बाइबल का एक श्लोक है कि प्रोब ऑल थिंग्स, होल्ड फास्ट दैट व्हिच इज गुड। परख सबकी करो, ग्रहण शुभ का। हमारे कॉलेज के मनोग्राम है। तो ग्रहण शुभ का करने का मतलब क्या है कि सोलर एनर्जी सबसे शुभ है और इसे ग्रहण करना है। क्या है इसका फायदा? जो डिग्रेडेशन एनवायरनमेंट में पहले हो चुका उसको ये करेक्ट करेगा, क्योंकि इट विल नॉट ऐड फर्दर पॉल्यूशन। जो प्रेजेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है उसमें ये कहीं नहीं आ रहा। प्रेजेंट प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, चल रहा है, धीरे धीरे खत्म होगा। फ्यूचर में एनवायरमेंटल डिजाइन होगा और ये प्लेनेट फ्यूचर जनरेशन के लिए पूरी तरह से, मतलब अल्टीमेट हमें जो चूज करना है वो यही सोलर एनर्जी। और देखिए एक थोड़ा सा कंपैरिजन है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज हो सकते हैं। और उसमें क्या है, ये ऊपर वाला हिस्सा है हाइड्रोलिक एनर्जी। उससे बहुत ज्यादा बायोमास है। बायोमास का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, चाहे वो कोयला हो, चाहे लकड़ियां जला रहे हो, जो भी तरीका हो, उससे हालांकि 10 गुना ज्यादा है, लेकिन उससे ज्यादा जियोथर्मल एनर्जी हो सकती है। फिर हमने वही कहा कि जियोथर्मल एनर्जी का लिमिटेशन है कि आप हर जगह नहीं हो सकता, जहाँ ओशन है वही आप यूज कर सकते हैं। और उससे ज्यादा है विंड एनर्जी, लेकिन आप शायद में विंड एनर्जी नहीं लगा सकते। और उन सब से बहुत ज्यादा ओनली फ्रैक्शन ऑफ टोटल सोलर एनर्जी। ये टोटल सोलर एनर्जी है, उसका ये बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा। बस जरूरत है कि हम इसको अडॉप्ट करें तरीका और उसको
कन्वर्ट देखिए दूसरा आदमी कंपैरिजन। ये कंपैरिजन क्या है और से देखें, इसमें गैस, आयल, कोल, ये पूरा का पूरा जो अब तक का कंजम्पशन है वो देखें, जो डिफरेंट तरीका से हम एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, और ये पूरा का पूरा सोलर रेडिएशन हमारे अर्थ पर आ रहा। अगर हम सिर्फ सोलर एनर्जी को यूज करें तो किसी की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। एक चीज और इसमें बात कीजिए, पूरे साल में जो डिफरेंट सोर्सेज एनर्जी के कितना खर्च हो रहे हैं, इतना से, जबकि ये सोलर एनर्जी इतना बिल्कुल फ्रैक्शन। सोलर एनर्जी अगर पूरी तरह यूज हो जाए तो इन सब किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारे रिसर्च हुए। ये सोलर एनर्जी कैसे प्राप्त होता है? सन पे फ्यूजन रिएक्शन में हाइड्रोजन हीलियम बदल रहा और उससे प्राप्त हो रहा। तो सन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दिस इज व्हाट वी कॉल सोलर एनर्जी, और उस सोलर एनर्जी हमारे अर्थ पर पड़ा, उस सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आवश्यक है सोलर सेल का। जो सोलर सेल है उसमें जो मेन केमिस्ट्री, जो मेन कंपाउंड इन्वॉल्व है वो है सेमीकंडक्टर। दिस इज एक्चुअली ए सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये जो सोलर सेल है ये फोटोवोल्टाइक डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। और जो जनरेशन ऑफ वोल्टेज है ये सेमीकंडक्टर के पीएन जंक्शन से डिराइव होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर एमिटर की तरह काम करता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बेस की तरह काम करता है, और एक पीएन जंक्शन का जनरेशन किया जाता है। यह पीएन जंक्शन एक्चुअल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है। और ये जो सोलर सेल है इसको कंबाइन किया जाता है, कंबाइन करके बनता है सोलर पैनल। आज बहुत कॉमन है। Solar cells are used as buffer layer and in the production of solar panel cells. और इस सोलर पैनल में है क्या? इसमें सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, ग्लास, सिलिकॉन के लेयर के ऊपर ग्लास होता है और उसके एल्युमिनियम से नीचे ढका जाता है, और उसमें कुछ तार वार होते हैं जिससे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन किया जाता है। तो सोलर पैनल में दरअसल जब शुरू हुआ तो मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन, सिंगल क्रिस्टल सोलर सेल बहुत महंगा, बाद में थोड़ा मॉडिफाई हो गया। फिर आया पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन, हालांकि इसकी लाइफ कम थी और बहुत ज्यादा कोरोजन इसमें होता है, और मॉडिफाई किया गया। अब नैनो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन में गया। अच्छा सोलर बेटा उठ जा, अभी इतना बोरिंग नहीं है। नासा के जो एयरक्राफ्ट जाता है उसमें दो तरह का, उसमें एक तो सिलिकॉन सेल होता है, दूसरा उसमें रिप्लेस किया गया। किससे रिप्लेस किया गया? ये गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम एंटीमोनी से। मतलब सिलिकॉन में बी रिप्लेस्ड बाय अदर मटेरियल, तो अदर मटेरियल ज्यादा इफेक्टिव होगा और कॉस्ट में ज्यादा कम होना चाहिए। तो आजकल अभी भी जो सोलर पैनल है अभी भी महंगा होता है। क्यों महंगा है? इसमें एक और प्रॉब्लम है कि हम
इसमें कंडक्टिव पॉलीमर यूज करते हैं। कंडक्टिव पॉलीमर की कीमत बहुत ज्यादा है। तो अगर इसको हटाया जाए और सिलिकॉन को रिप्लेस किया जाए तो इसका कॉस्ट कम होगा और लोग अपने घरों से हाइडल की इलेक्ट्रिसिटी छोड़ करके तेल लगाने लगे, अभी भी लगाते हैं। तो ये बहुत वैसे स्टैंडर्ड में बनाने की बहुत जरूरत नहीं है कि इसका प्रोसेस क्या होता है, सोलर सेल किस तरह काम करता है। ये वैसे जो थ्योरी है फोटोवोल्टाइक सिस्टम का, बस ये है कि जो सनलाइट है फोटोन का वो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रॉन सिस्टम के द्वारा कैप्चर होता है और वो डायरेक्ट करंट में बदलता है और उस डायरेक्ट करंट को चाहे जिस फॉर्म में चेंज करते हैं। ये आमतौर पर फोटोवोल्टाइक सेल्स हैं। अब देखिए आजकल कई तरह की सब्सिडीज मिलती है, आप अपने घर पे सोलर पैनल लगाएं, लेकिन कंफ्यूजन होता है कि सोलर पैनल कैसा होगा, किस तरह का सोलर पैनल लगाएं। तो अभी जो सबसे पॉपुलर है वो ग्रिड टाइड, ऑन ग्रिड टाइप सोलर पावर सिस्टम। इसमें क्या है कि जो सोलर सिस्टम है, जो सोलर सिस्टम है वो हाइडल के इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ, मतलब हमारे पास तो पैनल है लेकिन साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा सोर्स, मतलब जनरल जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स हैं वहां से कनेक्शन। और इसमें क्या है कि जब आप बिजली ज्यादा जनरेट करेंगे, कम खर्च करेंगे, तो बिजली वापस चली जाएगी हाइडल में और आपका जो बिल है कम तो होगा, बल्कि आपको वापस पैसा मिलेगा, सरकार आपको वापस पैसा देगी। लेकिन ऐसा होता नहीं। होता क्या है कि जो भी धूप है वो दिन में, और दिन में हम लोग बिजली कम खर्च करते हैं। सोना होता है रात में, उस वक्त ढेर सारे एसी चला, तो सबसे ज्यादा बिजली उसी वक्त खर्च है। Another grid tied with battery backup type solar power system। इसमें क्या है, इसमें कोई हाइडल से इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। कोई गांव में वहाँ या रिमोट एरिया है वहां पर तो सिस्टम ही नहीं है हमारे पास कि बिजली का तार जा सके, तो वहां पर सिस्टम ही नहीं है। तब क्या होगा कि इंडिविजुअल घर है, पैनल लगा हुआ है और वहां पर हमारे पास जनरेटर्स होंगे। जब वो सोलर पैनल एग्जॉस्ट कर जाएगा तो जनरेटर से स्टार्ट करके इन्वर्टर में चार्ज कर जाएगा और फिर काम करेगा। तो ये दूसरा वाला है ग्रिड टाइड विद बैटरी बैकअप टाइप सोलर पावर सिस्टम। इसमें आपको नया घर बना रहे हैं, आपको किसी तरह के बिजली का कनेक्शन लेना नहीं है, सीधे आप सोलर सिस्टम लगा लें और वहीं से आपको सारी की सारी बिजली प्राप्त होगी। और अगर कम पड़ेगा आप नेचुरल गैस या प्रोपेन जनरेटर रखेंगे, वहां से आपको प्राप्त हो जाएगा। तीसरा है ऑफ ग्रिड। तीसरा क्या है, ऑफ ग्रिड टाइप सोलर पैनल। ये कहाँ के लिए सबसे सुटेबल है, रूरल एरियाज जहां पर उसका कोई एक्सेस नहीं है। और हमारे यहाँ मतलब हमारे गोरखपुर में योगी जी ने जगह जगह ऐसे पोल्स लगवाए हैं जो स्टैंड अलोन सिस्टम है। और उसमें क्या है, देखिए यहाँ पर चाहे तब भी बिजली का तार नहीं आ सकता, लेकिन यह स्टैंड अलोन सिस्टम है। यहाँ से सोलर एनर्जी कलेक्ट होगी, ये बैटरी सिस्टम है और यहाँ पर चार्ज होगा। रात में सेंसर लगा हुआ है, रात होते ही बिजली माना जाएगी। तो जितने भी हाईवेज हैं जो पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं, जैसे आप गैंगटॉक जाए या इस तरह की जगह, वहां से जब आप रात में लौटेंगे देखिए कहीं पर पहाड़ों पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। नेपाल से आए कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो
तो वहां उन जगहों के लिए ये वरदान है। तीसरा है डायरेक्ट डीसी टाइप सोलर पावर सिस्टम। ये भी काफी दिनों से चल रहा है। इसमें क्या है, ये जैसे बेंगलोर में बड़ी कॉमन था सोलर गीजर, वहां लोग अपार्टमेंट में गीजर ही लगा, सोलर गीजर है, पानी गर्म है, आप नहा सकते हो। तो ऐसा होता है हमेशा गीजर का यूज किया गया, या इवन आप अपने वर्क प्लेस पर इसका यूज कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई तार नहीं, जो पैनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा डायरेक्ट उसका यूज करें। ये टीवी चलाएं, ये इवन एक्सरे मशीन चला सकते हैं, ये डायरेक्ट। इसमें कोई भी बैटरी बैकअप नहीं, किसी भी तरह का आपको प्रोपेन का जनरेटर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और देखें जो लास्ट जो नेक्स्ट है, ये विदेशों में बड़ी पॉपुलर है। इसमें क्या है, ये हाइब्रिड सिस्टम, इसमें थर्मल पावर प्लांट से कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं लिया जा रहा, इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट से कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं लिया जा रहा, सिर्फ ग्रीन एनर्जी है। और आमतौर पर विंड और सोलर, इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये दोनों मिलकर इतना सफिशिएंट एनर्जी क्रिएट कर देते हैं कि पूरे जगह के लिए या पूरे घर के लिए पूरी तरह सफिशिएंट। अब देखें, जब इतना सब कुछ है तो इस पर किसी रिसर्च की क्या आवश्यकता है। मुझे बताया कि ये जो सोलर सिस्टम है, ये सोलर सिस्टम में कंडक्टिंग पॉलीमर यूज करते हैं। इंस्टॉलेशन इसका महंगा है, बिकॉज हाई इंस्टॉलेशन चार्ज। आप एक बार में 2 लाख 3 लाख रुपया लगाएंगे, 5 लाख रुपया लगाएंगे, और अगर बिजली का कनेक्शन लेंगे तो आपको कुछ हजार पूरा हो जाएगा, और हर महीने आपको 1500 से 2000 रुपये देना है। यहाँ पर इंस्टॉलेशन चार्ज बहुत ज्यादा है। अच्छा, दूसरा ये कि ऐसा किया जा सकता है कि सिलिकॉन को हम रिप्लेस करते हैं दूसरे चीज में जो सस्ती और कंडक्टिंग पॉलीमर की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए पूरी दुनिया में इस पर रिसर्च हो रहा है, और ऐसे बहुत सारी डिवाइसेस बनाए जा रहे हैं जहां पर इस ग्रीन एनर्जी का यूज हो रहा है। तो हमने जो वर्क किया अपने गाइड्स, अपने सुपरवाइजर प्रोफेसर केहर सिंह, ये प्रोफेसर आरपी रस्तोगी के स्टूडेंट, सबसे फेवरेट स्टूडेंट, he was excellent researcher। कई फील्ड पर उनका काम था। वन ऑफ द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उनके पास था, उसी प्रोजेक्ट पे हमने काम किया। तो हमने क्या किया, हमने पॉलीक्रिस्टलाइन फिल्म बनाई। पॉलीक्रिस्टलाइन फिल्म जो इंडियन स्टैटिक वर्क था, कैडमियम के जमाने में कैडमियम हमने कैडमियम बनाया। फिर उसका बैंड गैप डिक्रीज करने के लिए कुछ मटेरियल्स इंट्रोड्यूस किए। ये मटेरियल्स क्या थे, गैलियम था, मरकरी था, फिर कैडमियम थैलियम बनाया, जिंक सेलेनाइड बनाया, जिंक कैडमियम सेलेनाइड। वर्क क्या, मेन पर्पस क्या था कि जो सेमीकंडक्टर हो उसका बैंड गैप लोअर हो, जिससे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कन्वर्ट कर सके। दूसरा कि जो भी हमने काम किया वो दरअसल इलेक्ट्रो डिपोजिशन पर था, तो डायरेक्ट मटेरियल पर हम डिपॉजिट कर सकते हैं, किसी तरह का कंडक्टिंग पॉलीमर की जरूरत नहीं थी। और उसमें एक सिस्टम कैडमियम मरकरी सेलेनाइड का हमने डेवलप किया, जिसमें एक ऐसा कंडीशन हमने आइडेंटिफाई किया जिससे हम सेम इलेक्ट्रोप्लेटिक सॉल्यूशन से एन टाइप सेमीकंडक्टर भी बना सकते थे और पी टाइप सेमीकंडक्टर भी बना सकते थे। और अगर हम मरकरी का कंपोजिशन थोड़ा सा बढ़ा दें तो पूरा पी टाइप पहले जो बन रहा था एन टाइप बनेगा।
तो दिस वाज अ नाइस वर्क और इसे हमने बहुत अच्छे जर्नल में पब्लिश किया। ये जर्नल ऑफ मटेरियल साइंस रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉपुलर उस जमाने के पॉपुलर जर्नल्स में हमारे पब्लिकेशन हुए, जिनमें मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रोकेमिकल सोसाइटी, सोलर एनर्जी, मटेरियल्स एंड सोलर सेल और ऐसे बहुत सारे What was the efficiency of that solar cell you produced? जी What was the efficiency of your solar जी तो हमने नहीं बताया। दरअसल जो सेमीकंडक्टर जो पॉलीक्रिस्टलाइन नेचर का है, इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है। हम सब कुछ मेजर करते हैं, एफिशिएंसी भी मेजर करते हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं करते, क्योंकि रिपोर्ट करेंगे तो ये वाले नहीं छापते। तो इसीलिए इस रिसर्च को आगे बढ़ाने की जरूरत है, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ये जो इनिशियल वर्क था वो टाइटेनियम के रॉड पे था, टाइटेनियम का पेपर, ये एक यूनिट पेपर, वो सॉरी पॉलिशिंग होता है उससे प्रिंट करते थे और इलेक्ट्रोड डिपोजिशन टेक्निक का यूज करते थे। सिंपल 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम होता था, उसको डिपोजिट करते थे, लेकिन स्टेबल होता था, उसको हम हीट भी करते थे। जो जो इलेक्ट्रोड तैयार होता था उसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते थे, जिससे स्टेबल कंपाउंड होता था। लेकिन उसके बाद भी एफिशिएंसी इतनी नहीं रहती थी कि हम उसको रिपोर्ट कर सकें। जो फोटो पोटेंशियल डेवलप होता था वो और ज़्यादा हो, उसके लिए फर्दर वर्क की आवश्यकता थी। तो हम लोगों ने और दूसरे काम किए, दूसरे और आगे बढ़ाया। सर दिस वाज अ 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम। हाँ सर इससे इलेक्ट्रोड डिपोजिशन किया गया था। हाँ। सर कौन से 3 इलेक्ट्रोड थे? केसीएल, देखिए जो 3 इलेक्ट्रोड होता है, एक टाइटेनियम, आप प्लेटिनम यूज कर सकते हैं, टाइटेनियम वर्किंग इलेक्ट्रोड, टाइटेनियम या प्लेटिनम काउंटर इलेक्ट्रोड और एक सैचुरेटेड कैल्विन इलेक्ट्रोड। ये सिंपल इलेक्ट्रोड प्लेट की सॉल्यूशन है। हम उसमें एक बीट डाल देंगे, रोटेट करेगा। ये पावर सप्लाई है जो फिक्स पोटेंशियल या फिक्स करंट में जनरेट करेगा। सर रोटेशन होमोजेनस मिक्सचर बनाना। तो कई तरह के काम किए हमने, जैसे हमने कांस्टेंट पोटेंशियल पर काम किया, कांस्टेंट करंट पर काम किया, ऐसे सिस्टम हमारे पास थे। और हमने जो बताया केएफसी की लैब, वो हिंदुस्तान की जानी मानी लैब में से एक हुआ करती थी। तो उसके बाद सर ये कब का वर्क है सर, ये वाला जो आपने कहा है? जब हम Okay. वही तो हमने बताया, हमने पहले अपने गुरुजी का नाम बताया। अब उसके बाद भी हम कॉलेज में आए, तब भी हम काम करते थे। हमारे गुरुजी वहाँ एमिरेटस साइंटिस्ट थे, फिर वो हट गए, एक तिवारी जी नाम के आ गए, तो उनके साथ थोड़ा सा इक्वेशन नहीं बैठ पा रहा था। जो इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर थे हमारे लैब में, वो उनके लिए बड़े कीमती थे, हालांकि बेचारे जिंदा नहीं हुआ जाने से, तो वो इस्तेमाल नहीं करने देते थे। हमारे पास पोटेंशियल्स के, गैलोवेंस के, हमारे पास मोनोमीटर, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट थे। रोटेटिंग डिस्क इलेक्ट्रोड हुआ करता था, आयनाइजर था, बहुत सारे एपरेटर्स थे। तो जो हमने उस वक्त काम किया वो बहुत जबरदस्त वर्क था, जो बाद में हम नहीं कर पाए। यानी बाद में हमें नॉलेज बढ़ी और हमारे नए बच्चे आए, तो हमने काम का रुख थोड़ा सा बदला। अब नैनो क्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन के बाद नैनो क्रिस्टलाइन वर्क शुरू किया, जो कोलाइडल स्टेट में काम करता है। और ये काम हमारे एक स्टूडेंट दीपक मिश्रा ने किया। मटेरियल सेम था, मटेरियल सेम का मतलब कि बेस जो था कैडमियम सेलेनाइड या जिंक सेलेनाइड, इन्होंने जिंक सेलेनाइड लिया। अब उसने मरकरी डाला, कैडमियम डाला, बिस्मथ डाला, लेकिन बनाने का तरीका बदला। बनाने का तरीका 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम से नहीं था, बल्कि केमिकल बाथ टेक्नोलॉजी हुई। इससे थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ी। हमें अब बनाना था पाउडर टाइप। एक्चुअली जो इलेक्ट्रोड सिस्टम है वो लिक्विड सॉलिड जंक्शन जनरेट हो रहा था।
तो सोलर सेल में हमें सॉलिड स्टेट चाहिए, तो सॉलिड स्टेट के लिए काम करता है। ये जो वर्क था ये दीपक मिश्रा ने किया। इसने 3 सिस्टम दिया, इसमें सबसे बेहतर वर्क इस थैलियम पे आया और जिंक सेलेनाइड के बैंडों को ज्यादा डाउन किया और एफिशिएंसी ज्यादा थी और स्टेबिलिटी भी ज्यादा थी। लेकिन बहुत जल्दी ये नौकरी पा गया नौकरी पा गया, चला गया। वो रेलवे में CNM सुपरिटेंडेंट इलेक्ट्रिक लोगों, आज भी कुछ ना कुछ वो वर्क वहाँ करता रहता है। गुजरात में है दीपक मिश्रा। एक दूसरे स्टूडेंट आराधना कश्यप, इसने कुछ अच्छा करना चाहा लेकिन परेशानी थी क्यों लड़की थी और अनमैरिड थी, और तीसरी परेशानी थी उसकी शादी। सबसे बड़ी रिसर्च कम करती थी, इश्क ज्यादा करती थी। तो फिर चर्च में भी बहुत एक्टिव थी, तो दो ही काम करते थे, या इश्क कराती थी या चर्च में काम करती थी। तो उसने बेस किया टंगस्टन डाइसेलेनाइड, हमने नियाम से बनाया और ये फिर अच्छा वर्क था। इस वर्क को थैलियम डाइसेलेनाइड को हमने ये आराधना की टीचर इन कार्मेलिट्स के लिए भी बनाया। तो इसके वर्क को हमने लैब लैम्बर्ट में पब्लिश कराया और 2018 में Amazon पर ये बेस्ट सेलिंग बुक थी। इन्होंने हमें कहा कि हमने ढूंढा Amazon पर कि अभी भी किताब बच रही है, तो अब ये किताब ढेरों लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई। ये आप भी अगर ढूंढेगा डिफरेंट लैंग्वेज, उधर से साफ दिख रहा होगा, मतलब ढेर सारे लैंग्वेज में ये नाम सेम है लेकिन भाषा अलग है। It's available in 77 $77। और अब देखिए तीसरा वर्क रोहित श्रीवास्तव, he is friend of your head। ये आपकी हेड क्या है? He is excellent teacher and excellent researcher also। तो उसने नैनो क्रिस्टलाइन कैडमियम सल्फाइड पे काम किया। जो सेलेनाइड था उसको हमने स्टेप डाउन कर दिया, या तो ऑक्साइड पे काम किया है या तो सल्फाइड पे काम किया। तो कैडमियम सल्फाइड और जिंक सल्फाइड हमें एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा चाहिए, ऐसी कि हम उसको लैबोरेटरी के बाहर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बेसिक वो सब जो वर्क था पॉलीक्रिस्टलाइन पे या सेलेनाइड सिस्टम पे, वो सब बेसिक रिसर्च वाले थे और उसका एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं था सेलेनाइड का। हालांकि अब दूसरे तरह के सेल्स आने लगे, डाइसेंसिटाइज वगैरह, तो उसमें उसका यूज है, लेकिन ये लार्ज बैंड गैप है, इसके ऊपर कैल्शियम लाया जा सकता है। उसके ऊपर डिपॉजिट कर दिया जाए तो ये बहुत जबरदस्त वर्क करेगा और एक्सपेरिमेंटल पर्पस के काम में ला सकते। उसने बड़ी मेहनत मशक्कत करी और उसने 6 पेटेंट कराए। उसके बहुत सारे फंक्शंस में ये देखिए, he is Dr. Rohit Srivastava, he is associate professor in St. Mary's College, हमारे कॉलेज, ये एसोसिएट प्रोफेसर। तो इन्होंने शुरुआत पर करी केमिकल बाथ डिपोजिशन। केमिकल बाथ डिपोजिशन में एक दिक्कत आती है कि जो स्टेबिलिटी जो हमने टाइटेनियम बेस बताया और उसको एनालाइज करते हैं, वो स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसका कोरोजन रेट ज़्यादा रहता है।
उन्होंने और भी काम किया और जो सबसे मशहूर काम था, इंटरेस्टिंग वर्क था, उन्होंने मशरूम एक्सट्रैक्ट किया। थोड़ा पेशेंस रखिए बेटा। ये कुछ चीज़ है। तो उसने मशरूम एक्सट्रैक्ट किया और जिंक क्लोराइड के साथ उसके प्रोसेस करने के बाद सॉलिड स्टेट में जिंक सल्फाइड बनाने में कामयाबी हासिल करी। एक ये इसका इंपॉर्टेंट वर्क था और दूसरा था कि उसने बहुत सारे प्लांट एक्सट्रैक्ट से कंपाउंड बनाया। दरअसल बायोमेडिकल्स के लिए उनकी आवश्यकता सीधे सोलर सेल में उसका बहुत यूज नहीं है, लेकिन और दूसरे एप्लीकेशन थे। तो उसने सिद्धा मेडिसिन, टर्मेरिक, प्रो और डेजी लिया और उन सब का एक्सट्रैक्ट बनाया। जो ये देखिए, ये सारे प्लांट्स अमेज़न पे अवेलेबल है। तो इन सब को पहले ड्राई किया गया, ये तो बहुत कॉमन था। इन सबको ड्राई किया गया, वॉश किया गया पहले से, उसके बाद ड्राई किया गया काफी दिन तक। जब कोई ड्राई किया तब उसको अल्कोहल में डालकर उसका एक्सट्रैक्ट किया गया। उसका मेथनॉल में एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद फिर उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया गया और फिर 80-90 डिग्री पर गरम करके फिर कूल किया गया और लगातार फिल्ट्रेशन वो इस प्रोसेस कई बार दोहराया गया। फिर सॉक्सेन एपेरेटस से उसको और प्रोसेस करने की जरूरत पड़ी। बहुत मुश्किल वर्क था, लेकिन उन्होंने ये बताया कि ही इज एक्सीलेंट टीचर एंड एक्सीलेंट वर्कर। तो आखिर में वो कामयाब हो गए। उन्होंने उसको जो एक्सट्रैक्ट था उसमें जिंक सल्फेट मिलाया, थायर यूरिया मिलाया और उसके बाद फिर उसके प्रोसेस से सेंट्रीफ्यूज करके आखिर में वो नैनो पार्टिकल्स प्राप्त कर दिया। सर ये सिंपल हीटिंग की गई है ऑटोक्लेव में, उसको ये सिंपल हीटिंग की गई एक्सट्रैक्ट की 120 डिग्री सेल्सियस या ऑटोक्लेव 120 डिग्री पर ऐसे गर्म कर सकते हैं। नैनो पार्टिकल जैसे 120 डिग्री सेल्सियस पे सिंपली ऐसे सिंपल हीटिंग करने से दे दिया या फिर ऑटोक्लेव में उसको? ये क्या बताया, मेन काम तो ये तो लास्ट स्टेप था। पहले सेंट्रीफ्यूज किया गया, वो मेन फैक्टर था और बहुत पहले उसको 1 घंटे के लिए किया गया बना। उसको और टाइम रिड्यूस करते करते 45 मिनट से नीचे फिर नहीं बराबर। तो जब सेंट्रीफ्यूज किया गया, उससे पहले भी मैग्नेटिक स्टीयर किया गया था, तो उसके बाद 10-12 घंटे छोड़ा गया, तब वो सेपरेट हुआ, उसको अलग किया गया। तो जितने 5 प्लांट एक्सट्रैक्ट थे सबके साथ ये किया गया। सबसे बेहतर रिजल्ट क्लोर के साथ ज्यादातर बेहतर रिजल्ट नहीं प्राप्त। बहुत सारे दूसरे क्या समझते, दरअसल इसका बहुत वाइड एप्लीकेशन था। एप्लीकेशन क्या है कि जैसे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में, मतलब जो बात कर रहे हैं उसके अलावा बायोमेडिकल में, बायोसेंसर्स में इसका यूज है, साइटोटॉक्सिसिटी में इसका यूज है। इसके अंदर बहुत ज्यादा मैकेनिकल टेंसाइल स्ट्रेंथ है, हम उसे एपरेटस बना सकते हैं। इवन इसके अंदर माइक्रोबायल इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए, पैरासाइट को रिमूव करने का फैक्टर है। तो इन्होंने जो मेनली स्टडी किया, तो वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की स्टडी नहीं करी, वो तो मेन मतलब टीचर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो मेन उनका ये था नैनो पार्टिकल बनाना। तो वो नैनो पार्टिकल बना दिया और पता कैसे चला कि नैनो पार्टिकल है। तो उसके डिफरेंट टेस्ट है, रिजल्ट हुआ, रिजल्ट से फाइनली प्राप्त हुआ। इसके बाद एक नए
स्टूडेंट, तो सब आपसे ये भी पूछे। ये किशोर नंद, तो इनको हमने 4 सिस्टम पे दिया, TiO2, ZnO, कॉपर ऑक्साइड और ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। इन्होंने शुरुआत करी है, लेकिन आगे क्या करना है। एक्चुअली ही इज आल्सो टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कैंपियरगंज। तो वहाँ के ये NSS के प्रोग्राम ऑफिसर भी हैं, टाइम कम देते हैं। तो जो भी काम किया हमने, कुछ अचीवमेंट थे। अचीवमेंट क्या है कि हमने ढेर सारे पेपर पब्लिश किए, बहुत सारे सेमिनार में पेपर प्रेजेंट किया, बुक्स हमारी ढेर सारी थी। अब तो सिलेबस बदल गया। पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सबके प्रैक्टिकल हर डिग्री कॉलेज में मेरे ही लोग पढ़ा करते थे। किताबें हमारी बहुत सारी किताबें, और एक किताब तो हमने वो दिखाया भी, कुछ अवार्ड्स वगैरह लोगों ने दिया। और अंत में हम थैंक्स करना है टू माय प्रिंसिपल प्रोफेसर एस डोमिनिक राजकुमार, प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी सेंट एंड्रूज कॉलेज, अभी रिसेंटली ये प्रिंसिपल बने हैं। नेक्स्ट ये हमारे यहाँ की चैपल की चैपलिन है रेवरेंड रोशन लाल, इनको ग्रेटिट्यूड। ये लखनऊ डायसिस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, गोरखपुर डीनरी के डीन और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कलीसिया सेंट जॉन्स चर्च के प्रेस्बिटरी इंचार्ज। और अंत में हमारा रिस्पेक्ट, हमारा रिगार्ड हमारे कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन द राइट रेवरेंड मॉरिस एडगर टान, लॉर्डशिप बिशप डायसिस ऑफ लखनऊ, चर्च ऑफ नॉर्थ। और अंत में थैंक यू। और जैसा कि हमारा वादा था कि आप सोइए नहीं, एक बजे सो गया। कोशिश करेंगे तो कामयाबी होगी। और आज तो हम के माने थे, और ये तो मतलब कल ही हम आए, तो ही हमने तैयारी कर रखी और हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी दिया। थैंक यू। First of all, I would like to thank sir for such enriching, knowledgeable and proficient lecture. And now अभी मैं बुलाना चाहूँगी हमारे HOD अतुल श्रीवास्तव को कि वो हमारे IQAC कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर मुकेश कुमार को सम्मानित करें शॉल और टोकन के साथ, जो अपना कीमती समय निकालकर हमारे लिए यहाँ आए हैं। Request sir to share a few words with us. First of all, I would like to apologize for being late in the lecture. So, respected professor who had come here a long way from Gorakhpur to Gaya, and he has shared a lot of things on solar energy. His lecture was completely engrossing, and of course I am from history background. Well, if I say background, then background is my science background. My background is of science, but later on I shifted to history. In fact, it was very interesting to find the solar energy of next generation, and the lecture was just delivered by Dr. Muhammad Rasid Tanveer Sahab, and it was really enlightening because we have found so many things, so many discussions, and particularly based on how little we know and how little we use
the energy which has been abundant in the universe. So we are really thankful to Professor Tanveer for sharing this valuable information and knowledge. And the one thing which attracted my attention, and I would like to share with you, that he had started his lecture. I was not there, but in the course of the lecture, he remembered his teacher. That was a tribute to that person who has introduced him to the real academic world. And then he again told you about the achievements of his students. It is really worth, because we people are working together and we have to acknowledge each other's capability, achievements, so that knowledge can be shared and knowledge can be elected to another level. So this is one thing which I found here, and very much interesting and very much encouraging to find you here, sir, to find you among us. And this was really an enlightening lecture. And I thank Dr. Atul Srivastava ji for inviting me here and giving me the opportunity to share a few words with you. Thank you so much. Now the session is open for questions. Students can ask their queries from sir. Let me start. I have one query. Sir, actually मुझे इंटरव्यूज में पूछा गया है कि सोलर सेल की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी अचीव की गई है? देखिए, अभी सर ने भी बात कही, एक्चुअली इतना कुछ होने, पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी पे काम हो रहा, लेकिन आज भी हर जगह सोलर एनर्जी का यूज नहीं हो पाया। दरअसल इसमें तकनीक की कमी है। तकनीक किस तरह की? जैसे कार अगर है, कार पे अगर हम पैनल लगा दें तो आपको चलना चाहिए। तो अभी जो बैटरी वाले, उससे 5 लाख महंगा हो गया गाड़ी, तो ये लगा देंगे 10 लाख महंगा हो जाएगा। तो इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अभी भी कम है, हर जगह नहीं यूज किया जा सकता है। और दूसरा, ये जो हम लोग काम करते हैं वो 5% तक अचीव है, लेकिन सिंगल क्रिस्टल अगर होगा तो 15%, 20% पास के। नए तरह के जो वर्क है उसमें 24 से 25%। लेकिन जो अभी यूज हो रहा, जिसकी बात हमने कही, सिलिकॉन सोलर से, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक कमी इसमें और है कि कहीं लगता है तेज आंधी आए, सब उड़ के चला गया, लाखों रुपए हमने खर्च किया। तो अभी तकनीक और डेवलप होनी चाहिए और मजबूत बनना चाहिए। एक बार लग जाए हमेशा के लिए, आंधी आए चाहे तूफान आए, लेकिन वो सस्ता वो लगाते हैं ताकि कुछ भी कभी हो जाए दोबारा लगाना पड़े। तो ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिस पर और रिसर्च होना चाहिए। और हम अपने स्टूडेंट से कहेंगे, आपने केमिस्ट्री चूज किया, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, खुद चूज करना ही, और इस कॉलेज में काम कर रहे हैं। इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और इसीलिए जापान में, नॉर्थ कोरिया में, तो ऐसे जो हमने नहीं देखा है कि ये मार्केट, ये आगे के आने वाले दिन में सबसे बड़ा मार्केट बनने वाला है। और जितने भी दूसरे तरह के पावर सिस्टम है वो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, और यही एक सस्टेन है। हम चाहते हैं कि किसी स्कॉलर्स कुछ सवाल पूछें, या एमएससी के कोई बच्चा सवाल पूछे। सर, इस टाइम सोलर पैनल तो मतलब इंस्टॉलेशन करते तो उस टाइम कॉस्ट बहुत आता है इसमें, तो उसका लाइफ भी बहुत कम है, जैसे 25 ईयर के बाद उसको रिप्लेस करना होता है। ऐसा क्यों? इसका लाइफ हम क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? पहले तो बेटा पढ़ना बंद करना, उसके बहुत पोटेंशियल आगे बढ़ने का। एक तो जो फिटिंग करते हैं वो बहुत सही नहीं रहता, वो कभी उड़ जाता है। दूसरा कि उसमें पैनल की लाइफ सही है, बैटरी की लाइफ कम। जो बैटरी होती है बड़ी महंगी होती है, और हर 5 साल 8 साल बाद फिर रिप्लेस करना है। तब तो लिथियम बैटरी आ गई, बहुत महंगा है। तो आप यहाँ पर रिसर्च शुरू करें और जरूर कामयाब होंगे। लिथियम बैटरी जब वो खराब हो जाएगा तो
उसको हम लोग डाउन करेंगे तो फिर भी तो वेस्ट होगा तो उसका, हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेगा। पॉल्यूट करता है। लेकिन इसमें सोलर सेल नहीं आया ना, इसमें तो उसका जो अलग से जो चीजें जुड़ी है उसका नुकसान, सोलर पैनल का नुकसान। ठीक है, लिथियम बैटरी में अब जैसे जनरल बैटरी आप घर में यूज करते हैं लेट वही टॉक्सिक ईवी के लिए जो कह रहा है तो मतलब पेट्रोल से जो हो रहा है और पॉल्यूशन तो चार्ज कर रहे हैं, चार्ज किससे कर रहे हैं? फिर हाइड्रोजन के लिए। तो हम के सर आजकल एक हैंड चल रहा है जिसमें सोलर पैनल लगे रहते हैं। अरे ये घड़ी आ रही है सोलर पैनल की, उसमें बैटरी नहीं लगा है। हैवी रेनफॉल एरिया में ये कैसे वर्क कर पाएगा? क्या हैवी रेनफॉल एरिया जो होता है वहाँ भी ये कैसे वर्क कर पाएगा? क्योंकि सोलर के लिए तो सन का होना अवेलेबल है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिन ही लगता है कि रात हो गया, तो वहाँ पे लोगों के माइंड में ये क्लियर बताया कि ये सोलर पैनल सिस्टम एक तरह के होते हैं, उसमें बैकअप है हमारे साथ। जहाँ सोलर सिस्टम लगा हुआ आपके घर में भी लगा होगा तो वहाँ बैटरी होगी जो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करेगा। जब दिन है काम कर रहे, जब बारिश होने लगी या धूप हो गया तो वहाँ आप उसका इस्तेमाल करें। हाँ, फिर आपको यही तो कमी है, यही तो बता रहे हैं। नहीं, जब बारिश होगी तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप दूसरा ऑर्गेनिक सिस्टम, इसीलिए तो उसका हाइब्रिड सिस्टम हमने बताया। जहाँ हाइब्रिड सिस्टम है, जहाँ विंड मिल चल रहा लगातार चलता रहेगा। ठीक है, सर कोई परसेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सोलर पैनल को यूज करें तो उसकी रेडिएशन से भी कैंसर फ्लोरेसेंस हैज नो रिलेशन विद दिस। ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स बनाए गए हैं लेकिन अभी प्रैक्टिकल यूज में नहीं है। अभी सोचा जा रहा है कि ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर बनाए। फ्लोरेसेंट इज समथिंग डिफरेंट। तो रोशनी चमक रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी, जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल रही है। ठीक है, तो हमने भी काम बहुत मेहनत से किया, लेकिन जो हमें अचीवमेंट चाहिए था वो हम नहीं कर पाए। और जो एक स्टूडेंट जो हमारा जो हमने बताया रोहित श्रीवास्तव या अभी जो किशोर ने और मेहनत कर रहे हैं, उसको हम हमेशा एक शेर कहा करते हैं, बादलों को जिद्दी यहीं पे बिजली गिरानी, बादलों को जिद्दी यहीं पे बिजलियां गिरानी, हमें भी जिद है यहीं पे आशियां बनाना। I would like to invite speaker to give away the best poster awards. Speaker and Sir Mukesh sir, IQAC coordinator, to give away the best poster awards to the winners of Science Day Symposium. मैं नाम लूंगी, आप प्लीज आके अपने बेस्ट पोस्टर अवार्ड के सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लीजिए। अश्विनी कुमार, डॉक्टर अश्विनी कुमार। मिस्टर समीर हुसैन, नीचे में मिस रेखा कुमारी, को साइंस डे पे हमने एक पोस्टर कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। तो वो 3 जजेस थे हमारे यहाँ, फॉर्मल हेड थे, 2 फॉर्मल हेड थे, प्रोफेसर जीबी शर्मा सर, प्रोफेसर ऋतिकांत सर और इंटरनेट इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर सुप्रिया कुमारी थी। तीनों लोगों ने, हमको लगता है कम से कम 40-42 पोस्टर थे, जिसमें बेस्ट पोस्टर का अवार्ड उन्होंने बच्चों से बात करके और क्या उन्होंने बनाया है इस बेसिस पे तय किया है। तो इसीलिए वो चूँकि बहुत पेंडिंग तक हम लोग दे नहीं पाए थे, हम लोग सोचे कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें दिया जाए, इसलिए वो आज का दिन हम लोगों ने चुना। नहीं आ रहा एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ फ्यूचर एंड हमारे रिसर्च स्कॉलर से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि इस डायरेक्शन में काम करने की कोशिश करें। सर से
प्रेरणा लें आज के लेक्चर से कि सोलर एनर्जी क्लीन एनर्जी है और हमारा फ्यूचर वही है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स दे विल एग्जॉस्ट वन डे एंड सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी दे विल कंटिन्यू टू वर्क. Lecture of Professor E.B. Singh lecture series, which was on solar energy, which is a energy of next generation, which is organized by our department with the biochemistry department under the aegis of IQAC मगध. सबसे पहले मैं मुख्य वक्ता जो सर हैं डॉक्टर मोहम्मद राशिद तनवीर सर, उनको धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने अपने इतने कीमती समय में से समय निकाला और हम लोगों को ज्ञान दिया है सोलर एनर्जी के बारे में. और उन्होंने अपने रिसर्च वर्क को दिखाया जो कि बहुत मतलब अपना जो उन्होंने शुरू किया और उसके बाद जैसे जैसे वो क्रम से आगे बढ़ा. और मैं इस बात को जानता हूँ कि ये स्टेट यूनिवर्सिटी में रिसर्च करना इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, और तब भी उन्होंने किया और इस चीज़ को जारी रखा. इसमें बहुत ही बड़ी उपलब्धि, बहुत ही बड़ी. इसको आंकना मुश्किल है कि कितनी परेशानी होती है, कितना फंडिंग का परेशानी होता है, कितनी सर ने खुद ही कितनी सारी परेशानियाँ गिनाई कि जो स्टूडेंट है समटाइम्स दे आर नॉट मोटिवेटेड इनफ टू डू द रिसर्च. और रिसर्च का सबसे पहला जो गोल है, जो कि यहाँ पे लोग हैं जो अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो उन्होंने उसमें भी सर ने एक छोटा सा हिंट दिया कि उसके लिए डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है. मतलब आपका धैर्य बहुत ज़रूरी है, आप डेडिकेटेड रहे काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है. जो भी लोग यहाँ पीएचडी स्टूडेंट हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, सबके लिए ये चीज़ कि ये कितना ज़रूरी है. दूसरा उन्होंने ये बतलाया कि कैसे सोलर एनर्जी कैसे इम्पोर्टेंट है आज के समय में. तो ये चीज़ आप लोगों के माइंड में एक ढंग का स्पार्क क्रिएट करना चाहिए, जो कि किस ढंग से साइंस इज इवॉल्विंग सो दैट यू आर गेटिंग एनफ एनर्जी फ्रॉम योर नेचर इटसेल्फ. यू आर नॉट यूजिंग द बायोमास और एनीथिंग एल्स. इट इज अ ग्रेट थिंग एक्चुअली. देन आई वुड लाइक टू थैंक, although he is not present here, Professor H.P. Sahi sir is the Vice Chancellor of Magad University, and उन्हीं के डायरेक्शन से ये लेक्चर सीरीज हो रहा है. उन्हीं का कहना था कि ये लेक्चर सीरीज हो, जो कि फाउंडर हेड है उनके नाम पे हो ये लेक्चर सीरीज. तो सर का बहुत बड़ा योगदान है. although he is not here, but we are very much thankful to him. As well as we are very much thankful to co-patron with Pro Vice Chancellor sir. His name is Professor B.R.K. Sinha sir. He is very much positively inducing this kind of work that we should do this kind of lecture series, and उसके साथ साथ हम लोग का डिपार्टमेंट एक जगह यूनाइट हो और सारे बच्चे एक जगह आके एक एक चीज़ों को सुन सके. अब सभी लोग एक जगह हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, समझ रहे हैं. इस टाइप का लेक्चर बहुत ज़रूरी है हम लोग के डिपार्टमेंट के लिए. तो उनका भी इस चीज़ में बहुत अच्छा डायरेक्शन था. देन आई वुड लाइक टू थैंक डीन सर, आपके बीच थे सर. ही वॉज डीन फैकल्टी ऑफ साइंस, प्रोफेसर SNP यादव डीन. सो ये जूलॉजी डिपार्टमेंट के हैं सर, प्रोफेसर हैं वहाँ के. और इनका हमेशा पॉजिटिवली ये हम लोग को कहते रहते हैं कि आप लोग कुछ अच्छा करें साइंस के क्षेत्र में, और हम लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं उनसे भी. फिर सर हैं प्रोफेसर मुकेश सर. सर IQAC कोऑर्डिनेटर हैं, और ये जो प्रोग्राम है ये IQAC के बैनर तले होता है. और इसके साथ साथ सर पहले ही बता चुके हैं, he was like he knows everything kind of thing, like he knows science, he knows social. He did his BSc, na sir? BSc in maths, and after that he did MA
in history. So it was a like all round thing. So things are homecoming. yeah, it's like you know, you can think that how much knowledge he has. Yeah, it is. Yes, science is social social. science. So he's the best example for like curiosity. So he has such kind of curiosity in to know the history of Indian history and other history, so that he just jumped from man to history and does this kind of thing. तो इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हम लोग के हेड डॉक्टर अतुल कुमार श्रीवास्तव सर को, जिनके कहने पे आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए। आप लोग, और इस चीज को ऐसे न लीजिएगा कि आप लोग को बैठने का जगह नहीं मिला तो आप लोग दूसरे बार अरे बैठने की जगह नहीं मिला। हम लोग आप इस बात को समझिए कि अगर नीचे हम लोग करेंगे उसमें भी अगर आप लोग ज्यादा हो जाइएगा तो हम लोग एक ऐसा जगह लेके करेंगे कि और बड़ा जगह हो, इसलिए आप लोग आए। ठीक है, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये आप ही लोगों के लिए ही ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ठीक है, जैसे है ना कि ये जनतंत्र जो है जनता के लिए जनता के द्वारा होता है। ठीक है, उसी ढंग से ये साइंस जो है ये आप ही के लिए आप ही के द्वारा आगे बढ़ सकते। ठीक है, तो ये बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये देख के ही अच्छा लग रहा है कि सम ऑफ यू आर स्टिल आउटसाइड। एक्चुअली दिस इज द लाइक attraction you should be getting from science. यही चीज एक्चुअली इस चीज को अच्छा बनाता है। अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर आप लोग इस चीज को अगर रखें कि हाँ हमको जो है साइंस करना है तो बहुत दूर तक जाएगा हम लोग का डिपार्टमेंट। और आप लोग इसके I'd like to thank Abha madam, I'd like to thank Supriya madam, रुपेश सर एंड चंद्रा सोलंकी मैडम, प्रमोद और जो भी सभी लोग, आप सभी लोगों को आप लोग यहाँ पे सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ इस चीज़ के लिए। और आप लोग में से कितने लोग चाहते हैं कि इधर का लेक्चर सीरीज दोबारा हो? हाथ खड़ा कीजिए आप। और कितने लोग इस चीज की गारंटी लेते हैं कि वो लोग उपस्थित रहेंगे? दोनों हाथ। ठीक है, तो 20 तारीख को आपका इस चीज का टेस्ट है। ठीक है, इस चीज का आप लोगों का टेस्ट है जो आप लोगों ने कहा अभी। ठीक है, हाथ खड़ा करके कि हम लोग चाहते हैं और हम लोग रहेंगे। इस मंच से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं आप लोग जरूर रहें 20 तारीख को। हम लोग इसी 20 को एक और लेक्चर सीरीज हम लोग कराएंगे और आप लोग थोड़ा पढ़ें। ठीक है, आप लोग जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा पढ़ के आए तो आपको ये टॉपिक और इंटरेस्टिंग लगेगा और मजेदार लगेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं अपना धन्यवाद आप लोगों का देखने में आर्टिस्ट लग रहा है।